हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और फैक्टर अफेक्टिंग। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या होती है। विद्युत ऋणता के हम दो लेक्चर बनाएंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो ये विद्युत ऋणता ये है क्या, उसको प्रभावित करने वाले कारक, इट मींस फैक्टर अफेक्टिंग। और अगले लेक्चर में बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ ईएन और उसको ज्ञात करने की विधियां या क्या मेथड है, उसको कैसे कैलकुलेट करें ईएन को। ठीक है, तो इस दो लेक्चर में ये कंप्लीट होगा ये टॉपिक। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है। देखो मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन इसलिए लिख दी कि आपका टाइम बचे। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या है पहले समझो। देखो विद्युत ऋणता क्या है, कोई परमाणु, जैसे कोई दो एटम है, किसी एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, किसी कोवलेंट बॉन्ड से, किसी सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध क्या होता है, जो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। अगला जो हमारा यूनिट है वो कोवलेंट बॉन्ड ही है, उसमें अच्छे से आगे अपन और समझेंगे। ठीक है, तो दो एटम किसी कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन जिस बॉन्ड की एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर एक परमाणु, ये वाला या ये वाला, एक तो इसको आकर्षित करेगा ज्यादा, या करेगा दूसरा भी, लेकिन एक ज्यादा करेगा एक कम करेगा। तो किसी परमाणु द्वारा, किसी एटम द्वारा बंध के या बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण या आकर्षण की क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी होती है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं क्या बोला हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित या अट्रैक्ट करने की पावर या क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, मैंने यही डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है, किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। इससे में एक चीज और जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। इसमें मैंने एक लाइन और जोड़ी हुई है, यह किसी विलगित परमाणु, विलगित को बोलते हैं इंग्लिश में आइसोलेटेड एटम, किसी विलगित परमाणु का गुण ना होकर बंधित परमाणुओं का गुण होता है। विलगित एटम क्या होता है, वो एटम जो किसी के साथ जुड़ा नहीं है, सेपरेट है। तो किसी सेपरेट एटम की नेचर नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता किसी जिन एटमों ने बॉन्ड बना रखे हैं आपस में, उनका नेचर है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि किसी सेपरेट एटम, या जिसको हम विलगित एटम बोल रहे हैं, विलगित परमाणु बोल रहे हैं, विद्युत ऋणता उसका गुण नहीं है। किसका गुण है, जो एटम आपस में क्या है, किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं बोलूं कोई एटम है, मैं बोलूं ऑक्सीजन एटम, अगर ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप जैसे प्रतियोगी परीक्षा दें, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, और अगर ऑप्शन में जीरो है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर क्या जाएगा, जीरो। लेकिन अगर इसने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बताएंगे, क्योंकि इसने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, या बंध बना लिए। कुल मिला के क्या है, किसी विलगित एटम का गुण नहीं है, कि बॉन्डेड एटम का गुण है। ठीक है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, बंधित परमाणुओं का क्या है, ये गुण है। इसीलिए ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दी है। अगली लाइन क्या ऐड की है, यह किसी सहसंयोजक बंध, मैंने बताया सहसंयोजक बंध किन के मध्य में बनता है, नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन। पी ब्लॉक के जो ज्यादातर एलिमेंट होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो अधातु की श्रेणी में आते हैं, नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, किसी सहसंयोजक बंध के में ध्रुवीयता को बोलते हैं इंग्लिश में पोलैरिटी की माप है। क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब ये बता रहा है कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कितने आयनिक लक्षण हैं, वो पोलैरिटी का मतलब है। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, पहले तो हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, कि ये कोई एक एटम है ए, इसने बॉन्ड बना रखा है बी के साथ, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। मैंने इनको ऐसे दर्शा दिया। ठीक, मैं ये मान लेता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, कि जो ए की विद्युत ऋणता है वो बी की तुलना में कैसी है, ज्यादा है। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन अट्रैक्ट करेगा, ए, और जो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होंगे तो उस पर आ जाता है चार्ज पार्शियली नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उस पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर जाने देगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियली क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली विस्थापन हो रहा है, आंशिक विस्थापन हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा। अगर पूरा हो जाता तो फिर तो ये बॉन्ड ही नहीं रहता, सारे इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते और ये अलग हो जाता तो बॉन्ड ही खत्म हो जाता। ठीक है, फिर तो वो आयनिक श्रेणी में चला जाता। जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कोवेलेंट बॉन्ड की माप है। जैसे आयनिक में क्या बोल रहा हूं, आयनिक बॉन्ड बनता है धातु और धातु के बीच में, मेटल और नॉन मेटल, जैसे NaCl,
NaCl, Na+ और Cl-। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं लगाते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल कहाँ लगाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक वास्तविक बॉन्ड होता है। जबकि NaCl में क्या है, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Cl को, तो ये अट्रैक्शन होता है। एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड जो है वो अट्रैक्शन है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम किस में करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पहले तो ये समझो ये क्या हुआ कि भैया ये दो एटम हैं, ये बीच में, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और इसकी En मैंने माना ज़्यादा है और इसकी En कम है। तो जिसकी En ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित करने की क्षमता ही तो होती है, तो उस पर तो पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। आपसे क्यों पूछे पार्शियली क्यों आता है, प्रॉपर क्यों नहीं आता। प्रॉपर आता तो इसका कब आता, प्रॉपर के पूरे इलेक्ट्रॉन ए ले लेता और बी के से इलेक्ट्रॉन चले जाते, फिर तो बॉन्ड ही नहीं रहता बीच में, तो आंशिक विस्थापन होता है, ठीक है। इसे आंशिक के लिए कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। जैसे मैं बोलता, ये क्या बोला है, किसी सहसंयोजक बंध में ध्रुवीयता या पोलरिटी की माप है। यदि मैं ऐसे लिखता हूं, यदि कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड समान परमाणुओं के मध्य बने, समान परमाणुओं के मध्य, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास O2 है, O2 अणु होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है, इसमें दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन ऑलवेज डबल बॉन्ड से जोड़ती है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें दोनों जो एटम है वो कैसे हैं, समान है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समान होगी। तो इसके जो बीच के जो बॉन्ड होंगे वो प्रॉपर कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, कैसे होंगे, अध्रुवीय। तो इस प्रकार के बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि समान के मध्य बनाया, तो समान, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान, ना तो ये खींचेगा ना ये खींचेगा, तो ना तो किसी पर नेगेटिव आएगा पार्शियली, ना किसी पर आंशिक पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ध्रुवीय पोलरिटी नहीं आएगी, ध्रुवीयता नहीं आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बोलते अपन ध्रुवीय या पोलर लक्षण हो गया उसमें। लेकिन यदि कोवेलेंट बॉन्ड असमान परमाणुओं के मध्य बने, असमान परमाणु या असमान अधातुओं के मध्य बने, क्योंकि मुझे पता है कोवेलेंट बॉन्ड अधातुओं के मध्य बनता है, असमान परमाणुओं के मध्य, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो HF क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड F। इसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में। अभी अपन देखेंगे आगे प्रभावित करने वाले कारक और कैसे निकालते हैं, क्या क्यों ज़्यादा होती है आवर्त सारणी में, वो हम सारा देखेंगे, ठीक है। F की En ज़्यादा होती है, अभी केवल इतना समझ लें, किसकी तुलना में, H की तुलना में। तो F अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो F पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और H पर कैसा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉन्ड था अब ये नॉन पोलर रहा या पोलर हो गया, मतलब ध्रुवीय, इसमें पोल बन गए, मतलब ध्रुव बन गए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कैसा बॉन्ड है, ये ध्रुवीय बॉन्ड है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक क्यों है, कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल होती है हाइड्रोजन, और फ्लोरीन भी क्या होती है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी है, फिर अपन आगे बात करेंगे En को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग, इसी लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लेंगे कि En को कैसे निकालते हैं अपन, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, विद्युत ऋणता का उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्यों यूज होती है, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। इसको एक बार आप अच्छे से लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ En को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो एक बार इसको अच्छे से, लिखा आपने, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी सहसंयोजक बंध में ध्रुवीयता की माप है, तो आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन असमान परमाणुओं के मध्य में है, तो एक की En ज़्यादा, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि F की क्यों ज़्यादा होती है, तो इसकी ज़्यादा वो आकर्षित करेगा, तो उस पर नेगेटिव पार्शियली, उस पर पार्शियली पॉजिटिव। कोई बोला ये पार्शियली आंशिक क्यों आ रहा है, क्योंकि आंशिक विस्थापन होता है इलेक्ट्रॉनों का, पूर्ण नहीं होता, क्योंकि पूर्ण हो जाएगा तो फिर वो तो आयनिक बंध हो जाएगा, क्योंकि आयनिक बंध में धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु पर चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे NaCl, Na से इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ चला गया, Cl पे, तो Na+ और Cl-, तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत जो आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक। इसीलिए आंशिक विस्थापन पूर्ण हो जाएगा तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, जबकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की। किनके मध्य बनता है, अधातु अधातु के मध्य में। अगला लेक्चर हमारा इस पे ये तो अच्छे से बात करेंगे। चलो अब अपन बात करते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक En को। लिखा आपने, ये लिख लिया, मिटा दो, ठीक है। चलो विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ En।
देखो सारी चीज़ों को समझो, मैं चाहता तो सिंपल सा बता सकता हूँ और मैं घुमाऊंगा भी नहीं आपको। जो चीज़ हमारे काम की है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, बीएससी के हिसाब से। और एक बात और सुने, जैसे अभी कोरोना का जो चला है कि ये सिलेबस कट रहा है, हम पूरा ही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि किसी की यूनिवर्सिटी में कुछ कटा है, किसी की में कुछ कटा है, तो आप अपना सिलेबस उठाएं, उसको देखें, जो आपके में टॉपिक है उसको पढ़ लें, नहीं उसको छोड़ दें। हम तो पूरा ही पढ़ाएंगे, हमारे लिए तो सारे ऑल इंडिया के बच्चे सारे सेम है, ठीक है। किसी का कुछ कटा है, किसी का कुछ कटा है, तो अपना सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चरों को देखें और सारा ही देखो यार, उसमें क्या बुराई है, सीख ही तो रहे हैं। क्या करोगे बीएससी करके, कुछ नहीं होगा। इसलिए सारा पढ़ो, जितना पढ़ोगे वो कम ही है। समझ रहे ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार रिवाइज करके वापस देख लेना क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो, प्रभावित करने वाले कारक ईएन को, फैक्टर अफेक्टिंग, आप हिंदी में हेडिंग डाल सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक, कि ईएन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ईएन, मतलब विद्युत ऋणता क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक समझ आइए। चलो पहली बात करते हैं, वही जो आयनन विभव में चला था, इलेक्ट्रॉन बंधुता में चला था, वही। सबसे पहले परमाणविक आकार, परमाणविक आकार, एटॉमिक साइज। आप खुद बताएं कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ईएन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं एक डिब्बा बनाता हूं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ईएन। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप खुद समझ सकते हैं क्यों। देखो एग्जाम्पल देखो, एक बार मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपन लिख सकते हैं कि आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता में कमी आ जाती है या विद्युत ऋणता के मान घटते हैं। आप और लैंग्वेज कैसे भी बना सकते हैं कि आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता के मान घटते हैं, विद्युत ऋणता के मान में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है, मुझे एक बात बताओ। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मुझे पता है कि ये इसे ए है और ये बी है, सॉरी इसको एक बार और बना देता हूं, ये ए है और ये बी है। अब एक तो क्या था, इनके आकार छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे। अब मैंने एक और एग्जाम्पल बनाया एक्स एंड वाई, माना इनके आकार कैसे हैं, बड़े। आकार बढ़ गया किसी एटम का और एक एटम का माना सेम रहा, एटम चेंज हो गया कोई भी, जैसे यहां बी तो सेम रहा है ना, और यहां एक ही जगह मैंने एक्स ला दिया। अब एक्स का आकार क्या है, बड़ा है। तो एक बात देखो, ईएन में क्या अंतर आएगा, एक्स की ईएन बढ़ जाएगी आकार बढ़ने पे या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ईएन का मतलब क्या होता है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। अब किसी का आकार बढ़ेगा तो मुझे एक बात बताओ, आकार बढ़ेगा तो उसके नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन वो आपस में शेयर या साझा कर रहे होंगे, उनका नाभिक माना बीच में होगा, जैसे परमाणु है पूरा एक्स है, तो उसके नाभिक से उन इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर दूरी, आकार बढ़ने पर दूरी बढ़ जाएगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और अगर दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण में क्या आ जाएगी, कमी। और वो आकर्षण ही तो हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो एक प्रकार का क्या है, आकर्षण ही तो है। इसीलिए आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आकार बढ़ने पर जो बंध होता है उसकी बंध लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर बंध लंबाई बढ़ जाएगी, पहले तो भैया इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे थे, अब इतने लंबे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे हैं, तो आकर्षण कैसा लगेगा, कम लगेगा अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन कम लगेगा तो वो अट्रैक्शन ही तो अपन क्या बोल रहे हैं, आकर्षण की क्षमता ही या पावर ऑफ अट्रैक्शन को तो अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ईएन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम बात करें कि ए और एक्स में किसकी ईएन ज़्यादा होगी, तो किसकी ईएन ज़्यादा होगी, ए की ईएन ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ए का जो साइज है, ए का जो साइज है वो एक्स की तुलना में कैसा है, छोटा है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल हमने बना के इसको लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार देखो सेकंड पॉइंट क्या, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, इसको भी हम पहले पढ़ के आए हैं, क्योंकि मुझे पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला रिपल्सन या प्रतिकर्षण बल। तो सीधी सी बात है
कि परिरक्षण प्रभाव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई एन, कि भाई किसी परमाणु का यदि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, और अगर आकार बढ़ेगा तो ई एन क्या हो जाएगी, कम। तो परिरक्षण प्रभाव की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ई एन। ठीक है, देखो परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट की ई एन क्या होती है, इनवर्सली। साइज की क्या होती है, इनवर्सली होती है। ठीक है, क्यों होती है हम बता सकते हैं, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, और अगर आकार बढ़ेगा तो मुझे पता है कि जो दो परमाणु होंगे उनके बीच की बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो उसका नाभिक का जो अट्रैक्शन है, उस परमाणु का जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कैसा हो जाएगा, कम। तो ई एन के मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप इसमें लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं परिरक्षण प्रभाव का मतलब आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का आउटर सेल या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण होता है, और परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पर आकार बढ़ता है, और आकार के बढ़ने पर परमाणुओं के मध्य की बंध लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर परमाणुओं के मध्य की बंध लंबाई बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन पर उनका आकर्षण या अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम, और जिससे विद्युत के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसे ही आप साइज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको जैसे एग्जाम्पल दिया जाता इसी में, ऐसे दिया जाता आपको कि मेरे पास एक तो है लीना करो, क्षार धातु वर्ग होता है ना, लीना करो रब से फरियाद, पहले भी बता चुका मैं। ठीक है, आवर्त और अपन अच्छे से देख लेंगे आवर्त सारणी को। हलीना करो रब से फरियाद, आवर्त सारणी को रख के बैठा करो। मैंने हर बार बोल रहा हूँ, पहला जो वर्ग है, वर्ग कौन होती है, जो खड़ी लाइनें होती हैं आवर्त सारणी में, वो हलीना करो रब से फरियाद। तो मुझे पता है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता, पहला लेक्चर इसको देख रहे हैं तो पीछे जाके हमारे प्लेलिस्ट में है, अच्छे से हमने समझाया हुआ है। ठीक है, कि आकार कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। साइज बढ़ता है नीचे जाने पे, और अगर साइज बढ़ेगा तो मुझे पता है कि ई एन के मान क्या हो जाएंगे, कम। तो ई एन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर किसकी होगी, पोटेशियम की, क्योंकि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप एग्जाम्पल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ थर्ड फैक्टर इफेक्टिव। ठीक है, लिखो इसको एक बार, लिख लो, लिखा। अब देखो थर्ड, दो तो हो गए, तीसरा देखो। ठीक है, लैंग्वेज आप खुद अपने मन से भी कितनी सारी भी लिख सकते हैं, सारा खेल समझने का है वैसे। ठीक है, आगे भी अपन और अच्छे से बात करेंगे। देखो तीसरा देखो, जेड इफेक्ट, इसको अपन बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं कि ये क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूं अच्छे से, अलग से लेक्चर बनाया हुआ है पूरा, तो आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे लेकिन अपनी फेयर में, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। अब मैं इसको बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम लगेगा, आप कॉपी में लिख सकते हैं। जेड इफेक्ट या प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है, आप लिखेंगे इसमें पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रभावित करने वाला कारक ही है। ये हमने आयनन विभव में भी पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी पढ़ा था। जेड इफेक्ट या प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। हमको पता है कि अगर नाभिक का बाह्यतम कोष के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मुझे पता है कि आकार क्या होगा, कम। और अगर आकार कम होगा तो मुझे पता है कि आकार के घटने पर ई एन क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आकार कम होगा तो जो परमाणु जिस बंध से जुड़े होंगे उसकी बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परमाणुओं के नाभिकों का जो आकर्षण है उन बंध के इलेक्ट्रॉनों पर, जो दोनों के बीच में है, दोनों परमाणुओं के, उन पर आकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, डिब्बे में लिखेंगे एग्जाम में ऐसे ही, जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। क्यों है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि जेड इफेक्ट बढ़ने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, जिससे परमाणुओं के
जिससे परमाणुओं के मध्य की बंध लंबाई कम हो जाती है और बंध के इलेक्ट्रॉन पर परमाणु का, या बोले तो परमाणु के नाभिक का, एक्चुअल में बोले तो, क्योंकि नाभिक पर जो धनात्मक आवेश है वही तो आकर्षित करता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन और परमाणु का आकर्षण, क्योंकि दूरी कम हो जाएगी तो आकर्षण बढ़ जाता है। और वो आकर्षण ही तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक प्रकार का आकर्षण है, जिससे En के मान बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप बता भी सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएं, तो मुझे पता है कि आकार में क्या होती है, कमी, या जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश आवर्त सारणी में क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। मुझे पता है कि आवर्त सारणी को रख के बैठा करें, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट ऐसे जाते हैं आवर्त में बाएं से दाएं, तो जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज क्या होगी, कम, क्योंकि साइज और जेड इफेक्ट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्योंकि नाभिक का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण, और आकर्षण ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, तो आकार में कमी, तो साइज कम। और अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोलता कि भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो ये आवर्त सारणी में ऐसे ही तत्व हैं, इस तरह से देखना। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने का यही अच्छा तरीका है। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, कम, और अगर आकार कम होगा तो En क्या होगी, बढ़ेगी। यही कारण है कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा En किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और अपन आगे भी बात करेंगे अभी कैसे चेंज होते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिखो, फिर अपन अगला फैक्टर इफेक्टिंग की बात करते हैं। लिखो इसको एक बार अच्छे से लिख लो। लिखा आपने। अब देखो फोर्थ फैक्टर इफेक्टिंग। ठीक है, 4 ही काफ़ी होंगे, 3 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, En क्या होती है, बढ़िया क्वेश्चन आता है, 2.5 नंबर या 2 नंबर, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर का आता है। ठीक है, कैसे भी आए आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल कोई बकवास नहीं, कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना। आज अकेडमी अगर आप देख रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बनाइए और इसी को लेकर आइए, एग्जाम में आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला, प्रॉमिस है। फोर्थ देखो फैक्टर इफेक्टिंग, संकरण का प्रकार। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। अगली यूनिट हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें संकरण अच्छे से आएगा, तो पूरा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संकरण का प्रकार अच्छे से आपको निकालना सिखाऊंगा सारी चीजें। संकरण का प्रकार En को कैसे इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले आप इसको लिखने से पहले ऐसे ही लिखेंगे। सबसे प्रभावित करने वाले कारकों में पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज, उसके बाद हमने पढ़ा था परीक्षण प्रभाव, और तीसरा हमने पढ़ा था जेड इफेक्ट या प्रभावी नाभिकीय आवेश। वो डिब्बे तो बनाने ही हैं और नीचे फिर लैंग्वेज आपको लिख देनी है, एग्जाम्पल भी लिख देना है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्रतिशत एस लक्षण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या En। ठीक है, कि विद्युत ऋणता प्रतिशत एस लक्षण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती है। क्यों होती है, पहले तो यही समझो, तब अपन संकरण का प्रकार लिखेंगे। हमें पता है कि जो एस कक्षक होता है ना, वो नाभिक के सर्वाधिक नजदीक होता है। ठीक है, एस फिर पी फिर डी फिर एफ। तो अगर एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का सर्वाधिक आकर्षण लगता है, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता भी एक तरह का क्या है, आकर्षण है। मैं क्या बोल रहा हूं कि एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण सर्वाधिक लगता है। ठीक है, एस कक्षक नाभिक के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। तो मुझे एक बात बताओ,
जिसमें S लक्षण ज़्यादा होंगे, जिसमें S कक्षक के लक्षण ज़्यादा होंगे, उस पर नाभिक का आकर्षण उन इलेक्ट्रॉनों पर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और अगर आकर्षण ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक तरह का क्या है, आकर्षण ही तो है, आकर्षण की क्षमता। तो मुझे बताओ अगर S कक्षक के लक्षण बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, संकरण में कैसी होती है तो देखो, सबसे पहले संकरण का प्रकार, ठीक है, उसके बाद उसमें प्रतिशत S लक्षण, और उसके बाद उसमें ई है। जनरली 3 संकरण होते हैं और भी अपन पढ़ेंगे, sp3, sp2 और sp। ठीक है, अगर हम देखें, इतना तो मैथमेटिक्स भी जानते हैं कि इसमें अगर sp3 है, sp2 है और sp है, तो s कैरेक्टर इसमें कितने परसेंट है, 25%, 3:1 दिख रहे हैं। अगर मैं इसमें रेशो निकालूंगा तो क्या आएगा, 33.3 आएगा S का, S लक्षण ही तो देख रहे हैं अपन, 33.3। अगर इसमें देखेंगे तो S 50%, 50% कौन है, P, तो S लक्षण कितने परसेंट है, 50%। इतना तो हम रीजनिंग भी जानते हैं। sp3 में भैया ये 3:1 है, ये 2:1 है और ये 1:1 है, तो 25%, 33.3% आएगा, और ये कितना आएगा, 50%। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो sp3, sp2 और sp, सबसे ज़्यादा S करेक्टर किस में है, sp में, और अगर सबसे ज़्यादा S करेक्टर sp में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, sp में सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि S करेक्टर अगर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, विद्युतता भी क्या होगी, बढ़ेगी। पहली बात तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे पता है कि S कक्षक नाभिक के सर्वाधिक नजदीक होता है, S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण सर्वाधिक लगता है, इसीलिए जहां S कक्षक के लक्षण ज़्यादा होंगे वहां आकर्षण ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां कैसी होगी, ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युतता भी एक प्रकार का क्या है, आकर्षण ही तो है। ठीक है, चलिए, तो वो कितनी होती है, लगभग यहाँ होती है sp संकरण में 3.25 या 3.3 के आसपास होती है। ठीक है, यहाँ होती है 2.75 और यहाँ होती है 2.50। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ S लक्षण कितने हैं, 25%, और यहाँ S 33.3 और S यहाँ 50। जैसे जैसे S लक्षण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे मैं बात करता, एल्केन जो होते हैं, एल्केन अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, कार्बनिक रसायन में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो एल्केन में जो कार्बन होता है, एल्केन कौन होते हैं, कार्बन कार्बन जिसमें एकल बंध से जुड़ता है उसको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एल्केन में कार्बन पर संकरण होता है sp3। अगर मैं बात करूं एल्कीन में, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ती है, ठीक है, ऐसे, तो वो एल्कीन होती है। और एल्कीन पर जो कार्बन पर जो संकरण होता है वो होता है sp2। ठीक है, क्योंकि किसी भी द्विबंध में एक तो सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा एक पाई, अपन आगे पढ़ेंगे अभी सिग्मा पाई कैसे होते हैं। ठीक है, आप इतना याद रखें कि एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब होता है तो एल्कीन, और उसमें कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, sp2। जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बंध से या एकल बंध से जुड़ती है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे। तो कार्बन पर sp3 संकरण, और जब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो कार्बन 4 बंध बनाता है, तो एक ही हाइड्रोजन और आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 इधर हो गए, एक इधर। तो जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एल्काइन, और एल्काइन में कार्बन पे कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। ठीक है, तो देखो एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि एल्कीन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो उसको एल्कीन बोलते हैं, तो sp2 संकरण उस वाले कार्बन पे। जब ट्रिपल बॉन्ड से कहीं कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर हमेशा sp संकरण होगा, और जब कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध होगा तो वहां पर sp3 संकरण होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा प्रतिशत S करेक्टर कहाँ है, किस कार्बन पे, इस वाले पे, इस वाले पे या इस वाले पे? आप बोलेंगे सर एल्काइन वाले पे प्रतिशत S लक्षण ज्यादा है, क्योंकि एल्काइन वाले कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा संकरण है, sp संकरण है। ठीक है, इसीलिए S करेक्टर 50%। इसका मतलब सबसे ज्यादा En किसकी होगी भैया, एल्काइन वाले कार्बन की, क्योंकि S करेक्टर जहां ज्यादा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जैसे देखूं ये हाइड्रोजन या इनमें से एक हाइड्रोजन या इन तीनों में से सेम ही है, तो कोई एक हाइड्रोजन सबसे जल्दी H+ के रूप में कहां से निकलेगा, H+, 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 बता सकते हैं आप?
मैं बताता हूँ। सबसे जल्दी निकलेगा एल्काइन में से। क्यों? क्योंकि एल्काइन में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, sp। उसमें s करेक्टर कैसे हैं, ज़्यादा 50% दिख रहे हैं, sp है तो 50%। और अगर s करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युतणता भी इस कार्बन की कैसी है, ज़्यादा, लगभग 3.25 के आसपास हो गई कार्बन की। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करेगा, कार्बन के कम आकर्षित करेगा, ज़्यादा, क्योंकि जब En ज़्यादा तो बंद के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कैसा, ज़्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा कार्बन तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो H+ के रूप में हाइड्रोजन को जल्दी बाहर कौन करेगा, ये वाला कार्बन। फिर बात करते हैं इसकी तुलना में एल्कीन वाला जल्दी करेगा। क्यों करेगा इसकी तुलना में? क्योंकि यहाँ पर sp2 है तो s करेक्टर, यहाँ sp3 है तो s करेक्टर यहाँ ज़्यादा है, लगभग 33.3 है। तो En कितनी है, 2.75, जबकि एल्केन वाले में कितनी होती है, sp3 वाले में 2.5। तो कहाँ ज़्यादा है, यहाँ। तो En ज़्यादा का मतलब क्या है कि भैया बंद के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण, तो जल्दी खींचेगा। और जल्दी खींचेगा तो H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H किस रूप में जल्दी फ्री होगा, H+ के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जिस पे से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर धनात्मक आवेश आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, तो ऋणात्मक किसी ने ले लिया, कार्बन ने खींच लिया। क्यों? क्योंकि कार्बन की En कैसी ज़्यादा, तो H+ के रूप में बाहर। इसीलिए सबसे जल्दी H+ किस रूप में से, कहाँ से निकलेगा, एल्काइन में से, फिर एल्कीन में से, और फिर एल्केन में से। और मुझे पता है कि जो H+ आयन देते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल होते हैं, या उनमें कैसे गुण पाए जाते हैं, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। तो अगर मैं अम्लीय गुणों की बात करूं, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में से अगर मैं अम्लीय गुणों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा किस में होंगे, आप बोलेंगे सर एल्काइन में, फिर एल्कीन में, और सबसे कम एल्केन में। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्काइन वाले कार्बन पर s करेक्टर सबसे ज़्यादा हैं, तो En ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा, तो H+ को जल्दी फ्री करेगा, जल्दी निकालेगा। और जिसमें से जितनी जल्दी H+ बाहर निकलता है उसकी विद्युत, उसमें अम्लीय गुण उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इसको आप एक बार लिखो अच्छे से। ठीक है, हमारे फैक्टर अफेक्टिंग हो चुके हैं, लिखो इसको। लिखा आपने? ठीक है। ये हमने जो ये डिब्बे में जो लिखा है इसका आप मतलब भी लिख सकते हैं, अच्छे से लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि S करेक्टर बढ़ने पर या प्रतिशत S करेक्टर बढ़ने पर En बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो S कक्षक होता है वो नाभिक के सर्वाधिक नज़दीक होता है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉनों पर सर्वाधिक आकर्षण लगता है नाभिक का। और जैसे जैसे S कक्षक बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक प्रकार का क्या होता है, विद्युतणता भी एक प्रकार का क्या है, आकर्षण की क्षमता ही तो होती है। ठीक है, तो आप लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये आपने अच्छे से समझ ही लिया है, आप इसको लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल, कि आवर्त में और वर्ग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है, आपको इसी में ऐड करना है। जैसे आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युतणता क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, तो ये 4 कारक लिख देने हैं, और जो मैं आगे बता रहा हूँ वो भी लिख देना है। देखो कैसे, कि आवर्त सारणी में कैसे परिवर्तन होता है इसमें, ये आपको एग्जाम में इसी में ऐड करना होगा। देखो, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, बस हम यही चाहते हैं आप अच्छे से सक्सेस हों, हमसे बहुत आगे जाएं। टीचर हमेशा यही चाहता है, मैं भले आपका ऑनलाइन टीचर हूँ, कोई बात नहीं, ऑफलाइन वाले भी होंगे, सबकी रिस्पेक्ट करिए। टीचर हमेशा सिखाता है, किसी में कोई कंपैरिजन नहीं, जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लो ज्ञान, कोई बुराई थोड़ी ना है। देखो, आवर्त में और वर्ग में कैसे चेंज होता है, आवर्त सारणी में, आवर्तता बोल सकते हैं हम इसको, इन पीरियड। ठीक है, आवर्त सारणी में इनमें कैसे परिवर्तन होता है, विद्युतणता में। ठीक है, हमको पता है कि आवर्त में, आवर्त कैसी लाइनें होती हैं, बाएं से दाएं ऐसी लाइनें होती हैं, बाएं से दाएं जाएंगे तो मुझे पता है कि आकार क्या होगा, आवर्त सारणी में हमेशा आवर्त में, आवर्त कैसी लाइन होती है, लेफ्ट टू राइट वाली जो लाइनें होती हैं ऐसे, वो आवर्त होती हैं। ठीक है, तो आकार क्या होता है, कम, और अगर आकार कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे हम लिखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम नीचे कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही होता है। ठीक है, आवर्त में यही है। अब देखो ध्यान से, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये आवर्त सारणी सबके पास होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सबके पास होनी चाहिए, आवर्त सारणी सबके पास होनी ही चाहिए। ठीक है,
अगर मैं EN की बात करूं, ठीक है, तो लगभग आंकड़े में आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। इसकी होती है 1.5 जोड़ो 1.5, 0.5 जोड़ो कितना आएगा 2, 0.5 जोड़ो कितना आएगा 2.5, 0.5 जोड़ो 3.0, 0.5 जोड़ो 3.5, 0.5 जोड़ो कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका, एक मान लो लिथियम की और 0.5 की वृद्धि करते जाओ, ठीक है, अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है आवर्त में और EN क्या होती है, बढ़ती है। इसकी लगभग होती है 0.9, 0.3 जोड़ो 1.2, 0.3 जोड़ो 1.5, 0.3 जोड़ो 1.8 दिख रहा है आपको, 0.3 जोड़ो 2.1, इसकी होती है 2.5 और इसकी लगभग होती है 2.9 के समथिंग होती है। ठीक, ये थोड़ा सा 2.9 3 भी मान ले जाते हैं। ठीक है, 3 भी क्लोरीन की लगभग नाइट्रोजन के बराबर ही होती है। ठीक है, इसकी होती है 2.8 ब्रोमीन की और आयोडीन की होती है 2.5। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये वर्ग होता है, ऐसे खड़ी लाइनें वर्ग होती हैं और ग्रुप होती हैं, और वर्ग में ऊपर से जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, और अगर आकार बढ़ता तो EN देखो कम हो रही है, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो EN क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसे याद करेंगे, 0.3 की वृद्धि करते चले जाओ। ठीक है, 0.3 की। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप EN की वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, ये आवर्त वाले तत्व हैं, ऐसे लाइनें जो होती हैं आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ वर्ग में कैसे चेंज होता है। ठीक है, लिख लो इसको, एक बार लिखो, मिटा दूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो, है ना। इसका मतलब आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो EN होती है वो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह वगैरह। ठीक है, सेकंड वर्ग में कैसे चेंज होता है, इन ग्रुप आवर्त सारणी में वर्ग में मुझे पता है कि वर्ग कैसी लाइनें होती हैं, जो ऐसी लाइनें होती हैं ये वाली वर्ग, मुझे पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में अच्छे से बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर जाके आपने देखे, जिसने देखा है प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। आकार बढ़ता है और अगर आकार बढ़ेगा तो EN क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड कर सकता हूँ कि क्षार धातुओं, क्षारीय धातुओं, वो पहला जो वर्ग है इस ब्लॉक का, हल ही ना करो रब से फरियाद, पहला लेफ्ट में होगा, क्षार धातुओं की EN सबसे कम होती है। क्यों होती है सबसे कम, क्योंकि उनका आकार सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, तो इसका मतलब आकार सबसे बड़ा है, इसलिए EN सबसे कम होती है। अगर मैं एग्जांपल ऐड करूं, ली ना करो रब से फरियाद, यही होता है क्षार धातु। तो मुझे पता है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वर्ग होते हैं ऐसी लाइनें, तो साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो EN क्या हो जाएगी, कम। इसलिए सब जगह EN किसकी, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम और फिर क्या, सीजियम। ये EN का क्रम है, EN का घटता क्रम। ठीक, क्यों है, क्योंकि आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक और मैं यहाँ पॉइंट ऐड कर सकता हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, कि जो धात्विक लक्षण होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि धात्विक लक्षण का मतलब क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन, धातु वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण की क्षमता। तो जस्ट अपोजिट नेचर है कि नहीं है, इसीलिए धात्विक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं बोलूँ अधात्विक या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, अधात्विक लक्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। क्यों, क्योंकि अधातुएं वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, एनायन बनाती हैं। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अधातुओं का गुण क्या होता है, नॉन मेटल का, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो सेम हो गया, इसीलिए जिनकी EN ज़्यादा उनमें अधात्विक लक्षण ज़्यादा,
जबकि जिनकी EN ज़्यादा उनमें धातु के लक्षण कैसे कम, क्योंकि धातु कौन होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, जबकि EN का मतलब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण की क्षमता, जो जस्ट अपोजिट नेचर। ठीक है, ये 2 डिब्बे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग में कैसे चेंज होती हैं, इस तरीके से चेंज होता है वर्ग में। ठीक है, खड़ी लाइनों में क्योंकि आकार बढ़ता है तो EN कम होगी वर्ग में ऑलवेज, जबकि आवर्त में EN क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि पूरी आवर्त सारणी में मैक्सिमम EN किसकी होती है, फ्लोरीन की, फोन की होती है। वैसे फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फोन से अपन इसको याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। ठीक है, 3 ये तो मैं लिख दिए हैं वैसे सब जगह फ्लोरीन की, लेकिन 3 की इनकी सबसे ज़्यादा होती है, FON। ठीक है, 4, 3.5 और 3, अब मैंने अभी लिखाया भी था। और अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में अगर एक मुझे एलिमेंट बताना हो तो किसकी बताएंगे, CGM की। क्यों बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बड़ा आकार क्षार धातुओं का, और क्षार धातुओं में सबसे बड़ा आकार किसका, CGM का। तो आकार बड़ा तो EN सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की और सबसे कम किसकी होगी, CGM की। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अजय अकेडमी को सपोर्ट करिए और सिलेबस की टेंशन ना करें, सिलेबस अपना रखें और टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि पढ़ो, देखो सारा जितना अच्छा, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आगे चल के काम आएगा। तो सब कुछ पढ़ो, पढ़ने में कुछ नहीं छूटना चाहिए, हम सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, विदाउट मेहनत कर रहे हैं बस। ठीक है, आपका बनता है सर को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, बाय बाय।